मैं मुकेश कुमार क्लास 11 के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या वित्त के द्वारा रासायनिक समीकरणों का संतुलन। इट मींस इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि ऑक्सीकरण संख्या वित्त के द्वारा रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे किया जाता है। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए ऑक्सीकरण संख्या वित्त को समझने के लिए और सीखने के लिए। तो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं कि इस वित्त के द्वारा हम रासायनिक समीकरण का संतुलन कितने पद में करते हैं। बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या वित्त के द्वारा किसी भी रासायनिक समीकरण का संतुलन हम 4 पदों में कर लेते हैं। इन चारों पदों को क्रम से समझेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए। बच्चों, पहला हमारा जो स्टेप होगा, उस स्टेप में हम सबसे पहले ऑक्सीकरण और अपचयन अर्ध अपक्रियाएं लिखते हैं। इट मींस हम हाफ रिएक्शन से लिखते हैं, यानी कि अर्ध अपक्रियाएं लिखते हैं। ऑक्सीकरण की अर्ध अपक्रिया और अपचयन की अर्ध अपक्रिया। उन सारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं जो फर्स्ट टाइम मेरा ये लेक्चर वीडियो देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण संख्या वित्त के अतिरिक्त आयन इलेक्ट्रॉन वित्त के द्वारा भी रासायनिक समीकरण का संतुलन किया जाता है। और आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा किसी रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे किया जाता है, इसको मैं लेक्चर वीडियो के थ्रू अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक उस लेक्चर वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लें। हाँ, तो आते हैं ऑक्सीकरण संख्या वित्त पर। तो बच्चों, मैंने बताया कि सबसे पहले असंतुलित रासायनिक समीकरण जो आपको दिया जाता है उससे आप अर्ध अपक्रियाएं लिखेंगे। एक अर्ध अपक्रिया ऑक्सीकरण की होती है, दूसरी अर्ध अपक्रिया अपचयन की होती है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सी अर्ध अपक्रिया ऑक्सीकरण की है और कौन सी अर्ध अपक्रिया अपचयन की है। आपको केवल 2 अर्ध अपक्रियाएं लिखनी है। इनको बच्चों शॉर्ट में हम बोलते हैं एचआर। इट मींस, ये मैंने राइट डाउन किया है कि एचआर लिखते हैं। एचआर मींस हाफ रिएक्शंस, मतलब ऑक्सीकरण व अपचयन की अर्ध अपक्रियाएं लिखते हैं। तो पहला स्टेप ये हमारा हो गया। अब बच्चों सेकंड स्टेप में हम ओएनसी नोट करते हैं। ओ फॉर ऑक्सीडेशन, एन फॉर नंबर और सी फॉर चेंज, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन नोट करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या में ये जो परिवर्तन होता है, ये मुख्य तत्व के परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में हुआ परिवर्तन होता है। इसके लिए हमें ऑक्सीकरण संख्याएं तत्वों के परमाणुओं को निकालनी होती हैं और जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा होता है उसको हम नोट कर लेते हैं। इसको बच्चों शॉर्ट में ओएनसी बोलते हैं। ओएनसी, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। एक बात बच्चों ध्यान रखते हैं कि ओएनसी नोट करने से पहले मुख्य तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर करते हैं। यानी कि जब हम ओएनसी नोट करते हैं तो उससे ठीक पहले हम ये देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं क्या उस अर्ध अपक्रिया में मुख्य तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर है या नहीं। अगर नहीं बराबर है तो उसको बराबर कर लेते हैं। अब बच्चों इसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना होता है कि जो ओएनसी आपने निकाला है दोनों अर्ध अपक्रियाओं का, उस ओएनसी को हमें बराबर करना होता है। इसके लिए दोनों अर्ध अपक्रियाओं में हमें उचित संख्याओं से गुणा करना पड़ता है और उचित संख्याओं से गुणा करके हम ओएनसी बराबर करते हैं और दोनों अर्ध अपक्रियाओं को आपस में जोड़ देते हैं। तो बच्चों अभी तक के 3 स्टेप्स क्या हुए। पहला स्टेप एचआर लिखते हैं, यानी कि अर्ध अपक्रियाएं लिखते हैं। दूसरा स्टेप मुख्य तत्व के परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन नोट करते हैं। इट मींस ओएनसी लिखते हैं। थर्ड स्टेप प्रत्येक अर्ध अपक्रिया में उचित संख्याओं का गुणा करके ओएनसी बराबर करते हैं और समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं। अब बच्चों आते हैं स्टेप नंबर 4 पर और स्टेप नंबर 4 में हम एटम बैलेंस करते हैं, यानी कि एटम्स बैलेंसिंग इसको बोलते हैं, एबी करते हैं। इसके लिए बच्चों एटम कैसे हमें बैलेंस करना है, तो एटम बैलेंस करने की प्रोसेस वही है जो मैंने आयन इलेक्ट्रॉन वित्त में आपको समझाई है। एक बार फिर आपको रिकॉल करा देते हैं। बच्चों परमाणु बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य जो परमाणु होते हैं उनको बैलेंस करते हैं। इसके बाद बच्चों हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। इनको बैलेंस करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो हमें असंतुलित रासायनिक समीकरण दी हुई है वो किस माध्यम में हो रही है। वो क्या अम्लीय माध्यम में हो रही है या क्या वो क्षारीय माध्यम में हो रही है। बच्चों 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो अम्लीय माध्यम की रिएक्शन होगी या क्षारीय माध्यम की होगी। दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बैलेंसिंग की जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। क्या है बच्चों, अगर अपक्रिया अम्लीय माध्यम की है तो ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए जिस ओर जितनी ऑक्सीजन परमाणुओं की कमी होती है उस ओर उतने ही H2O अणु जोड़ते हैं।
क्या जोड़ते हैं बच्चों? H2O अणु जोड़ते हैं और उसके ठीक दूसरी तरफ H2O के संख्या के ठीक 2 गुने, मतलब जितने H2O अणु हैं उसका ठीक डबल H प्लस आयन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? H प्लस आयन जोड़ते हैं। एक बार फिर देखो बच्चों, अगर अब क्रिया आपकी अम्लीय माध्यम की है तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए जिस ओर जितने ऑक्सीजन परमाणु कम होते हैं उस ओर उतने ही H2O अणु जोड़ते हैं और उसके ठीक दूसरी तरफ H2O अणुओं की संख्या से ठीक 2 गुने H प्लस आयन जोड़ते हैं। ये तो बच्चों बात रही अम्लीय माध्यम की। और अगर बच्चों अगर अपक्रिया आपकी क्षारीय माध्यम की है तब क्या करेंगे? बच्चों अगर अपक्रिया आपकी क्षारीय माध्यम की है तो हम ये देखेंगे कि किस ओर कितने ऑक्सीजन परमाणु अधिक हैं। कम वाला पक्ष नहीं देखना है, हम ये देखना है कि किस ओर कितने ऑक्सीजन परमाणु अधिक है। जिस ओर जितने ऑक्सीजन परमाणु अधिक होते हैं उस ओर हमें उतने ही H2O अणु जोड़ने पड़ते हैं, उस ओर उतने ही H2O अणु जोड़ते हैं। और दूसरी तरफ H2O अणुओं की संख्या से ठीक 2 गुने OH माइनस आयन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? OH माइनस आयन जोड़ते हैं। तो अम्लीय माध्यम का लगभग ये ठीक अपोजिट है कि जिस ओर जितने ऑक्सीजन यहाँ अधिक हैं उस ओर उतने H2O अणु जोड़ेंगे और दूसरी तरफ क्या जोड़ेंगे? उसके ठीक डबल OH माइनस आयन जोड़ते हैं। ऐसा करने से क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बैलेंस हो जाती है, संतुलित हो जाती है और इस तरह से बच्चों हमें संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों ये पूरी प्रोसेस 4 स्टेप की है। पहला स्टेप HR वाला है, दूसरा स्टेप ONC वाला है, तीसरा स्टेप ONC बराबर करके समीकरणों को जोड़ने वाला है और चौथा स्टेप AB वाला है। ठीक है, इसको इस तरह से ध्यान में रखेंगे बच्चों। जब आप प्रोसेस ध्यान में रखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप जब आप रासायनिक समीकरण का संतुलन करेंगे तो आसानी से उसका संतुलन हो जाता है। अगर स्टेप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप संतुलन कैसे करेंगे ये आपको ही नहीं पता होगा और आप क्वेश्चन रॉन्ग कर जाएंगे। तो बच्चों ये जो पूरा प्रोसीजर है ये मैंने बोर्ड पर राइट डाउन कर दिया है स्टेप बाय स्टेप। इसमें टोटल है 4 स्टेप। आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको करो अपनी कॉपी में नोट। इसके बाद मैं इस प्रोसेस को कैसे अप्लाई करते हैं ये आपको बताने जा रहा हूं। अब बच्चों मैं आपको ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा रासायनिक समीकरण का संतुलन उस प्रोसेस के थ्रू जो मैंने अभी आपको बताई है कैसे करते हैं इसको सिखाने जा रहा हूं। ध्यान से आप देखें इसको। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रखा है, रासायनिक समीकरणों को ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित कीजिए। पहला समीकरण है MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस प्लस Mn2 प्लस, ब्रैकेट में माध्यम दिया है अम्लीय माध्यम। यही रिएक्शन मैंने दोबारा लिखी है और ब्रैकेट में लिखा है क्षारीय माध्यम, ताकि दोनों माध्यमों में समीकरणों का संतुलन आपको समझ में आए। इसलिए एक ही समीकरण को मैं दोनों माध्यम में आपको बैलेंस करना सिखाने जा रहा हूँ। अब बच्चों पहली रिएक्शन उठाते हैं। पहली रिएक्शन हमारी है क्या? MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस 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 Mn2 प्लस। अब बच्चों आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर देखो बच्चों ओवरऑल हमें क्या करना होता है, हमें अर्ध अपक्रिया लिखनी होती है। तो देखिए किस अपकारक का संबंध किससे यहाँ पर हो रहा है बच्चों। MnO4 माइनस का संबंध किससे हो रहा है? Mn2 प्लस से, तो एक अर्ध अपक्रिया ये हो गई। और दूसरा Fe2 प्लस का संबंध किससे हो रहा है? Fe3 प्लस से, तो एक अर्ध अपक्रिया ये हो गई। तो हमारा पहला स्टेप क्या है? HR लिखने पर तो हम क्या लिखेंगे? अर्ध अपक्रिया है। तो पहली अर्ध अपक्रिया MnO4 माइनस से क्या बन रहा है? Mn2 प्लस, और दूसरी अर्ध अपक्रिया Fe2 प्लस से किसका रिलेशन कराना है? Fe3 प्लस का। तो ये दो अर्ध अपक्रिया हमारे पास आ गई। अर्ध अपक्रिया हमने लिख ली, मतलब HR हमने लिख लिए। अब बच्चों आते हैं स्टेप नंबर सेकंड पर। स्टेप नंबर सेकंड क्या है? ONC लिखने पर लिखेंगे ONC लिखने पर या ONC नोट करने पर बात की है। ONC नोट करने पर, ONC नोट करने पर देखिए बच्चों पहली अर्ध अपक्रिया MnO4 माइनस और दाईं तरफ Mn2 प्लस, दूसरी अर्ध अपक्रिया Fe2 प्लस से क्या है यहाँ पर? Fe3 प्लस। अब बच्चों ध्यान से समझो एक बात और, अगर आप ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकाल पाते हैं तो आपको ये मेथड समझ में नहीं आएगी।
हाँ, अगर आप ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकाल पाते हैं तो मेरे इसी चैनल पर ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका बताया गया है, जिसमें 8 नियम मैंने बताए हैं। उन नियमों को आप ध्यान में रखें, पढ़ें और प्रैक्टिस करें तो आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आ जाएगा। देखिए बच्चों, MnO4 माइनस गिव्स Mn2+, इसमें मुख्य तत्व कौन है ये आपको समझ में आ रहा होगा। जो दोनों तरफ है वो मुख्य है, तो मुख्य तत्व Mn है और इसका परमाणु यहाँ क्या है, Mn। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम नोट करेंगे। बच्चों, मैंने कहा था कि ONC नोट करने से पहले जो मुख्य तत्व का परमाणु है उसकी संख्या दोनों तरफ बराबर करते हैं। तो यहाँ मुख्य तत्व मैग्नीज है और इसकी संख्या दोनों तरफ 1-1 है, तो हमें बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिए, MnO4 माइनस में आपको Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो रफ वर्क आप कर लीजिएगा। Mn की x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, Mn का ON प्लस 4 गुणित ऑक्सीजन का ON, जो कि कितना होता है -2, और टोटल इस पे चार्ज है -1, तो हो जाएगा x प्लस 4 इंटू 2 इंटू -2 इक्वल टू -1। कैलकुलेट कर लेंगे, x माइनस 8 इक्वल टू -1, इट मीन्स x इक्वल टू -1 प्लस 8 इक्वल टू +7। यानी कि यहाँ Mn की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +7 आ रही है। अब यहाँ देखो बच्चों, ये तो सरल आयन है, तो इस पर जितना आवेश है वही इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या है +2। अब बच्चों आप ध्यान से देखो, +7 से +2 ऑक्सीकरण संख्या हो रही है, +7 से +2, तो कितना परिवर्तन हो रहा है, तो आप देख लो 7 और 2 में कितने का डिफरेंस होता है, 5 का, तो परिवर्तन यहाँ हो रहा है 5 का। इट मीन्स यहाँ हमारी जो ONC है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है, वो कितना है, 5। ऐसे ONC नोट करते हैं। अब दूसरी अर्ध अपक्रिया को देखो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सरल आयन है, तो यहाँ पर Fe की ON है हमारी +2 और यहाँ Fe की ON है +3। दोनों में डिफरेंस +2 +3, यानी कि 2 से 3, तो कितने का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1 का डिफरेंस है। इस अर्ध अपक्रिया के समीकरण को 1 मान लो और इसको मान लो 2। मैंने आपको बताया था कि ONC नोट करते हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि ONC बराबर करते हैं और समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ पर ONC 5 है नंबर 1 समीकरण में, नंबर 2 में 1 है, 5 है 1 है, ध्यान दो 5 है 1 है, तो 5 को 1 के इक्वल करना है, तो बहुत आसान तरीका है कि 1 में हम किसका गुणा कर दें, 5 का, तो 1 5 के इक्वल हो जाएगा। 1 में 5 में गुणा करने का मतलब ये हुआ कि हम समीकरण 2 में किसका गुणा करें, 5 का, और उसको समीकरण 1 के साथ जोड़ दें। मैथमेटिक्स का थोड़ा यूज करेंगे। देखिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, और समीकरण 2 में किसका गुणा कर रहे हैं, 5 का, समीकरण 2 इंटू 5 से, मतलब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ समीकरण 2 में 5 का गुणा भी कर रहे हैं। अब देखिए, पहले दोनों के बाएं पक्ष देखिए, बाएं पक्ष में क्या है, MnO4 माइनस, ये समीकरण 1 का बाएं पक्ष है जिसमें हमें किसी का गुणा नहीं करना है। समीकरण 2 का बाएं पक्ष है Fe2+, और इसमें हम गुणा कर रहे हैं 5 का, तो 5 Fe2+ हो जाएगा, गिव्स। अब बच्चों इनके दाएं पक्ष की बात करते हैं। दाएं पक्ष में आएंगे तो पहले का दाएं पक्ष है Mn2+, और दूसरे का दाएं पक्ष है Fe3+, लेकिन उसमें हमें 5 का गुणा करना है, तो आ जाएगा 5 Fe3+। तो यहां तक बच्चों हमारे 3 स्टेप हो जाते हैं। पहला स्टेप क्या बताया था बच्चों, ध्यान से इसको समझते जाइए। पहला स्टेप मैंने बताया था HR लिखने पर, दूसरा स्टेप क्या बताया था, ONC नोट करने पर, तीसरा स्टेप मैंने क्या बताया था कि ONC हम बराबर करते हैं और समीकरणों को आपस में जोड़ते हैं। ये यहाँ पर मैंने लिखा है समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 इंटू 5 से। अब स्टेप नंबर 4 पर आते हैं। स्टेप नंबर 4 ये कहता है हमें AB करना है, यानी कि एटम्स बैलेंस करने हैं, परमाणुओं की संख्या बराबर करनी है। तो बच्चों देखो, क्या परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर है, नहीं बराबर है, क्योंकि इस तरफ ऑक्सीजन है, इस तरफ ऑक्सीजन नहीं है, और हमारी अपक्रिया कहाँ हो रही, अम्लीय माध्यम में। हाँ बच्चों, एक चीज और मैंने आपको बताया था कि एटम्स बैलेंस करने से पहले आपको ये बात ध्यान देनी है कि सबसे पहले हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं को बैलेंस करते हैं। तो बच्चों यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं में कौन कौन आता है, Mn आता है और Fe आता है।
तो देखेंगे क्या इनकी संख्या दोनों तरफ बराबर है। Mn इधर 1 है, इधर भी Mn 1 है, Fe इधर 5 है, इधर भी Fe 5 है, यानी कि ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य जो परमाणु हैं वो इसमें बैलेंस्ड है। तो अब किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। और अब क्रिया चूंकि अम्लीय माध्यम में हो रही है तो अपना रूल याद रखेंगे जो मैंने आपको बताया है कि अगर अब क्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही हो तो ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए जिस ओर जितने ऑक्सीजन परमाणुओं की कमी होती है उस ओर उतने ही क्या जोड़ते हैं? H2O जोड़ते हैं। तो किधर कमी है? इधर कमी है। कितने की कमी है? 4 की कमी है। कितने कमी है? 4 की। तो इधर क्या जोड़ेंगे बच्चों? क्या जोड़ेंगे? 4H2O। और दूसरी तरफ H2O की संख्या से ठीक 2 गुने क्या जोड़ेंगे? H+। तो 4 का डबल कितना हो जाएगा बच्चों? 8। क्या जोड़ेंगे? 8H+। अब इसको थोड़ा सही ढंग से लिख देंगे, या करके लिख देंगे MnO4- प्लस 5Fe2 प्लस 8H+। ये तो इसका बायां पक्ष है। गिब्स Mn2 प्लस 5Fe3 प्लस 4H2O। अब ध्यान दो बच्चों, चेक करो इसको, क्या ये हमारी संतुलित हो चुकी है? परमाणु बच्चों आपके संतुलित हो चुके हैं। चेक कर लो, 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 4 यहाँ है, 8 हाइड्रोजन यहाँ है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन यहाँ है। अब आवेश चेक करेंगे बच्चों, यहाँ से माइनस बनाया आवेश, यहाँ से 5 दूनी 10 प्लस 10 यानी कि -1 प्लस 10 कितना हो गया? +9। और यहाँ 8 एकम 8 प्लस 8 तो 9 और 8 कितना हुआ? 17, यानी कि बाईं तरफ टोटल आवेश है +17। अब दाईं तरफ चेक करो, +2 यहाँ है, 5 या 15 +15 यहाँ है, 2 और 15 कितना हो गया? +17। तो दोनों तरफ +17 आवेश है। इट मीन्स ये हमारी है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। आप यहाँ लिख भी दें, जो कि संतुलित रासायनिक समीकरण है, जो कि संतुलित रासायनिक समीकरण। आप इस तरह से अपने आंसर की जांच भी कर सकते हैं। तो बच्चों देखा आपने कि ये जो प्रोसेस है ऑक्सीकरण संख्या वित्त के द्वारा जो समीकरणों का संतुलन है, ये अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आसानी से हम कर ले जाएंगे। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसको क्षारीय माध्यम में कैसे बैलेंस करते हैं ये बताने जा रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, अब इसको मैं आपको क्षारीय माध्यम में बैलेंस करना बताता हूं। किस माध्यम में? क्षारीय माध्यम में। तो ये हो जाएगा रासायनिक समीकरण नंबर 2। क्षारीय माध्यम के लिए आपको पहले की 3 स्टेप वैसे वैसे रखने हैं, यानी कि HR, ONC और ONC बराबर जो करने वाला स्टेप है वो आपको सेम रखने हैं। केवल जो परमाणुओं का संतुलन है वो बदल जाएगा। परमाणुओं का संतुलन मैंने कहा किया? यहाँ पे किया है। अब देखो H+ सिंबल होता है अम्लीय माध्यम का, लेकिन क्रिया किस में जा रही है? क्षारीय माध्यम में। तो H+ तो दिखना ही नहीं चाहिए। क्षारीय माध्यम का सिंबल क्या होता है? OH-। तो H+ की जगह क्या आना चाहिए? OH-। तो इसको यहां से हटाते हैं बच्चों, हटाते हैं। अब इसको यहां से ऊपर तक तो प्रोसेस सेम है, यहां से इसको हटाते हैं। थोड़ा इसको और सही ढंग से लिख लेते हैं, यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, यहाँ इसको लिख लेते हैं सॉरी बच्चों, यहाँ क्या आया था? Mn2 प्लस 5Fe3 प्लस ये आया था। अब बच्चों देखते हैं, ये तो मैंने क्या काम किया है कि ONC बराबर करके दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ दिया है। लेकिन अब परमाणु संतुलित करने से पहले हमें देखना पड़ता है कि अब क्रिया हमारी किस माध्यम की है। देखिए बच्चों, तो जब हमने देखा तो पाया कि अपक्रिया तो क्षारीय माध्यम की है। तो क्षारीय माध्यम में बच्चों मैंने आपको बताया है कि क्षारीय माध्यम में ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए जिस ओर जितने ऑक्सीजन परमाणु अधिक होते हैं उस ओर उतने ही H2O अणु जोड़ते हैं। उसका ठीक उल्टा, वहां जिस ओर ऑक्सीजन परमाणु कम हो रहे थे अम्लीय माध्यम में उधर H2O अणु जोड़े थे। इसमें क्या करेंगे? जिस ओर जितने ऑक्सीजन परमाणु अधिक होते हैं उस ओर उतने ही H2O अणु जोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन परमाणु किधर अधिक हैं?
अब कारकों की तरफ कितने अधिक हैं, 4। तो अब यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, 4 H2O अणु जोड़ देंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ H2O की संख्या से ठीक दोगुने, तो 4 का दोगुना कितना हुआ, 8। 8 क्या जोड़ेंगे, OH माइनस। अब इसको जरा चेक कर लेते हैं, क्या हमारी समीकरण बैलेंस हो चुकी है। देखिए ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य परमाणु तो पहले से ही बैलेंस थे, हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखने हैं। ऑक्सीजन 4 यहाँ है, 4 एकम 4 यहाँ, 4 4 8, 8 ऑक्सीजन यहाँ हो गए। हाइड्रोजन 4 दूनी 8, 8 एकम 8। अब जरा आवेश देख लो, -1 और 5 दूनी 10, -1 + 10 तो कितना हो गया, +9। -1 + 10 कितना हो गया, +9। अब यहां चेक कर लो, +2 और 5 दिया 15, 15 और 2 कितना हुआ, 17, और ये 17 हुआ प्लस का, और यहाँ -1 और इसमें 8 का गुणा करेंगे तो -8, तो 17 -8 कितना हो गया, +9। इट मीन्स दोनों तरफ आवेश भी संतुलित हो चुका है। तो ये हमारी हो गई जो कि संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में डिफरेंस क्या है, ये आपको यहां पर क्लियर हो रहा होगा। अब बच्चों इसको भी नोट कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट रासायनिक समीकरण बताने जा रहा हूं। अब बच्चों मैं आपको नेक्स्ट रासायनिक समीकरण संतुलित करना बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझें बच्चों। रासायनिक समीकरण नंबर 3 क्या है, यहाँ पर Cr2O72 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव्स Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस। तो बच्चों यहाँ पर कोई माध्यम नहीं दिया हुआ है। बच्चों जब कोई माध्यम दिया नहीं जाता है तो मोस्टली हम अम्लीय माध्यम में ही समीकरण का संतुलन कर देते हैं। देखिए बच्चों, अब स्टेप बाय स्टेप इसको चलते हैं और इसको बैलेंस करते हैं। बच्चों फर्स्ट स्टेप क्या होता है, HR लिखने पर क्या लिखते हैं, HR लिखने पर, HR लिखने पर ध्यान से देखो बच्चों, Cr2O72 माइनस का रिलेशन किससे होगा, Cr3 से। बच्चों इसका Fe3 से तो होगा नहीं, किससे होगा, Cr3 से। तो हम लिखेंगे Cr2O72 माइनस गिव्स Cr3 तो एक अर्धअपक्रिया बच्चों ये हो गई। दूसरी क्या होगी, Fe2 से किसको रिलेट कराएंगे, Fe3 से। तो ये दोनों अर्धअपक्रियाएं हमारी आ गई। अब अगला स्टेप है ONC नोट करने पर। अगला स्टेप क्या रहेगा, ONC नोट करने पर, क्या नोट करेंगे, ONC नोट करने पर। तो पहली अर्धअपक्रिया है हमारी Cr2O72 माइनस, और इसका रिलेशन किससे है, Cr3 से। और दूसरी क्या है, Fe2 और इसका रिलेशन किससे है, Fe3 से, Fe3 से। अब बच्चों मुझे ONC नोट करना है, तो ऑक्सीकरण संख्या मुक्त तत्व की निकालनी है, मुक्त तत्व के परमाणु की। तो इसको जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे मुक्त तत्व है क्रोमियम। मुक्त तत्व क्या है, क्रोमियम, और यहाँ मुक्त तत्व क्या है, Fe है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले आप क्या काम करेंगे कि मुक्त तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बैलेंस करेंगे। तो बच्चों यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ मुक्त तत्व क्रोमियम है और क्रोमियम के परमाणुओं की संख्या बाईं तरफ 2 है और दाईं तरफ 1 है। तो सबसे पहले इसे हमें बैलेंस करना होता है। इसके लिए बच्चों क्या करना है, 2 का मुझे यहाँ गुणा करना है। 1 को 2 के बराबर करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ता है। अब इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या नोट करते हैं इसकी। बच्चों Cr2O72 माइनस में Cr की जब आप ऑक्सीकरण संख्या x मान लेते हैं तो क्या हो जाता है, तरीका क्या है, 2 गुणित Cr का ON यानी कि x प्लस 7 गुणित ऑक्सीजन का ON यानी कि -2 इक्वल टू -2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x माइनस 14 इक्वल टू -2 यानी कि 2x इक्वल टू +12 हो जाएगा और x इक्वल टू आ जाएगा +6।
तो यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +6। अब बच्चों यहां देखो Cr3+ में इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +3। जितना आवेश उतनी ऑक्सीकरण संख्या। लेकिन बच्चों एक बात यहां ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसका जब हम ONC निकालेंगे तो हमें ध्यान क्या रखना है कि इसके परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ कितनी है, 2-2 है। तो इस ऑक्सीकरण संख्या में भी हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा ONC निकालने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप परमाणुओं की संख्या देखें दोनों तरफ, परमाणुओं की संख्या जितनी है उतनी ऑक्सीकरण संख्या में, उतने से ऑक्सीकरण संख्या में क्या करना होगा, आपको गुणा करना होगा। यहाँ Cr 2 है तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, इसमें Cr कितने हैं, 2 हैं, इसमें भी हम किसका गुणा करेंगे, 2 का। जब आप इसमें 2 का गुणा कर लेते हैं तो संख्या कितनी आ जाती है आपके पास, 6 दूनी 12। इधर कितनी आ जाती है, 3 दूनी 6, यानी कि +6। अब आप ONC नोट करो, +12 +6 +12 +6, यानी कितने का डिफरेंस है, 6 का। अब इधर देखो Fe2+, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2, Fe3+, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3। दोनों में डिफरेंस कितने का है, +2 से +3। यार देखिए बच्चों, ONC कभी चिन्ह सहित नहीं लिखा जाता है, ONC में केवल संख्या लिखी जाती है। +2 +3, ऐसा नहीं करना कि +2 से हम -+3 घटा दें और कितना आ जाए -1 तो ONC लिख दें -1, ऐसा नहीं करेंगे, आप केवल संख्या लिखेंगे। तो 2 और 3 में डिफरेंस कितने का है, 2 और 3 में डिफरेंस 1 का है, तो इसका ONC आ गया 1। अब इसको मान लेंगे बच्चों समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, तो हमारा दूसरा स्टेप हो गया। बच्चों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ONC नोट करने से पहले मुक्त तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान की जाती है और मुक्त तत्व के परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उसमें परमाणुओं की संख्या से गुणा करके ONC निकालते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, देखो 6 है 1 है, 1 को 6 के बराबर करने के लिए आपको 1 में 6 का गुणा करना पड़ेगा। इट मींस आपको समीकरण 2 में किसका गुणा करना पड़ेगा, 6 का। यानी कि हमें क्या करना है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 गुणित 6 से, ठीक। यानी कि समीकरण 1 में हम समीकरण 2 जोड़ रहे हैं, साथ ही साथ समीकरण 2 में 6 का गुणा भी कर रहे हैं। देखिए बाईं तरफ क्या आएगा, Cr2O7 2 +6 Fe2+। अब दाईं तरफ देखिए बच्चों ध्यान से, इधर क्या आएगा, 2Cr3+ 6 Fe3+। ध्यान से बच्चों बहुत आराम से इस मेथड को समझना है ताकि ये प्रोसेस आपको समझ में आ जाए और रासायनिक समीकरण का संतुलन भी आप सीख जाएं। अब देखिए बच्चों, अब हमें करना क्या होता है, अब हम आ गए स्टेप नंबर 4 पर, और स्टेप नंबर 4 में हमें परमाणुओं की संख्या बराबर करनी होती है। इट मींस ए बी करना होता है। क्या करना होता है, ए बी करना होता है। चाहे आप लिख लो ए बी करने पर, ए बी करने पर, ए बी करने पर, वहां बच्चों अभी हमने जो पहला और दूसरा रासायनिक समीकरण संतुलित कराया वहां नहीं लिखा है ए बी करने पर, आप वहां भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए Cr2O7 2 +6 Fe2+, और थोड़ा स्पेस यहाँ छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे 2Cr3+ 6 Fe और 3+, ठीक। अब चेक करो बच्चों, मैंने आपको बताया कि परमाणु संतुलित करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अतिरिक्त जो परमाणु होते हैं उनको हम बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त यहाँ पर है Cr है और Fe है, और Cr और Fe दोनों बैलेंस है, आप चेक कर सकते हो। Cr यहाँ 2 है, इधर भी 2 है, Fe इधर 6 है, इधर भी Fe 6 है, तो ये तो बैलेंस है। अब चूंकि अब क्रिया अम्लीय माध्यम में हम ले जा रहे हैं, तो अम्लीय माध्यम के लिए जिस ओर जितने ऑक्सीजन परमाणु कम होते हैं उस ओर उतने ही क्या जोड़ते हैं, हम H2O जोड़ते हैं। तो किधर ऑक्सीजन कम है, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं है, इधर 7 ऑक्सीजन है, यानी कि इधर ऑक्सीजन कम है। कितने कम है, 7, तो कितने H2O जोड़ेंगे, 7 H2O हम यहाँ जोड़ देंगे। और दूसरी तरफ H2O अणुओं की संख्या से ठीक 2 गुने क्या जोड़ते हैं, H+।
तो 7 का डबल कितना हो गया 14, क्या जोड़ेंगे 14H+। अब आप एक बार चेक कर लो क्या हमारी समीकरण बैलेंस हो चुकी है। अगर बैलेंस हो चुकी है तो हमारा काम यहीं से फिनिश। देखिए Cr और Fe की संख्या तो बराबर थी, किसकी हमें चेक करनी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 7 7 7 दूनी 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन। यहाँ आवेश अब मुख्य फैक्टर है, इसको चेक करो। -2 आवेश और +2 6 दूनी 12, चाहे आप लिखते जाओ -2 6 दूनी 12 प्लस का 12 और प्लस का 14, ये इधर आवेश है, यानी कि टोटल कितना निकल के आ रहा है +24। अब दाईं तरफ वाला देखो, द्वितीया 6 यानी कि +6, छतिया 18 यानी कि +18, इसको चेक करो 18 6 24, यानी कि दोनों तरफ आवेश हो गया बराबर। इट मीन्स हमारा ये है संतुलित रासायनिक समीकरण। यहीं पे हम लिख देंगे जो कि संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक, अब मैं समझता हूं आपको ये प्रोसेस समझ में आने लगी होगी। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, HR लिखने पर। दूसरा स्टेप क्या होता है, ONC नोट करने पर। तीसरा स्टेप क्या होता है, ये वाला तीसरा स्टेप क्या है, ONC बराबर करके समीकरणों को जोड़ने पर। और चौथा स्टेप क्या होता है, AB करने पर, यानी कि एटम बैलेंसिंग करने पर। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसे करो कॉपी में नोट। अब बच्चों मैं आपको अगली रासायनिक समीकरण का संतुलन बताने जा रहे हैं, ध्यान से। अब बच्चों मैं आपको अगली रासायनिक समीकरण का संतुलन बताने जा रहा हूं, ध्यान से आप बोर्ड पर देखें। रासायनिक समीकरण नंबर कौन सी, 4। क्या है बच्चों ये, 4p गिव्स H2PO2 माइनस प्लस PS3। यहाँ बच्चों ब्रैकेट में लिखा है बेसिक मीडियम, इट मीन्स ये हमें क्षारीय माध्यम में संतुलित करनी है। देखिए बच्चों सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, HR लिखने पर। तो हम क्या लिखेंगे, HR लिखने पर, यानी कि अर्ध अपक्रियाएं लिखने पर। तो बच्चों जब आप यहाँ पर बायां पक्ष देखते हैं तो आपको केवल फास्फोरस दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, फास्फोरस दिखाई देता है। और दाईं तरफ क्या दिख रहा है, H2PO2 माइनस और PH3। तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि कुछ ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें एक ही पदार्थ के एक ही परमाणु का ऑक्सीकरण और एक ही उसी परमाणु का अपचयन होता है, यानी कि स्वतः रेडॉक्स अपक्रियाएं। तो बच्चों स्वतः रेडॉक्स अपक्रियाओं में एक ही पदार्थ के एक ही परमाणु का ऑक्सीकरण और उसी परमाणु का अपचयन दोनों होते हैं। तो वही उसी टाइप की रिएक्शन है, वही रिएक्शन है, ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन है ये। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसी का ऑक्सीकरण यहाँ हो रहा है और इसी का अपचयन हो रहा है। तो दोनों अर्ध अपक्रियाओं में यही आएगा, कौन, फास्फोरस आएगा। तो पहली अर्ध अपक्रिया P और इसका रिलेशन हम किससे करेंगे, H2PO2 माइनस से, ठीक। और दूसरी अर्ध अपक्रिया P और इसका रिलेशन किससे करेंगे, PH3 से। यहाँ 4 लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बैलेंस करने के दौरान लास्ट में 4 अपने आप आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अब दूसरा स्टेप क्या है, ONC नोट करने पर, ONC नोट करने पर। तो पहली अर्ध अपक्रिया उठाते हैं। पहली अर्ध अपक्रिया क्या है, P और इसका रिलेशन किससे है, H2PO2 माइनस। और दूसरी अर्ध अपक्रिया P और इसका रिलेशन किससे है, PH3 से। P है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। बच्चों एक बात का ध्यान रखना है कि ONC नोट करने से पहले मुक्त तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ चेक जरूर कर लें। इनको अगर बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है मुक्त तत्व के परमाणुओं की संख्या, तो सबसे पहले उसे आप संतुलित करें, इसके बाद ONC नोट करें। अब यहाँ के केस में मुख्य तत्व का परमाणु है फास्फोरस, जिसकी संख्या दोनों तरफ 1 1 है, यानी कि संतुलित है, इसलिए मैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखने जा रहा हूँ। यहाँ P में, अब P की ऑक्सीकरण संख्या 0 और यहाँ P में कितनी होगी निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, 2 गुणित H का P, H का ON यानी कि 1 और P का X मान लो प्लस 2 गुणित ऑक्सीजन का ON इक्वल टू -1। ठीक, इस तरह से हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, +2
प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू -1, तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू -1, यानी कि एक्स इक्वल टू आ जाएगा +1। तो यहाँ पी की आक्सीकर संख्या आ रही है +1। इट मीन्स यहाँ हमारा ONC कितना आ रहा है 1। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसको चेक करो, यहाँ पी की आक्सीकर संख्या 0 और यहाँ PS3 में तो बच्चों H की +1 होती है, तो P की कितनी आ जाएगी -3। इट मीन्स यहाँ ONC 0 और 3 डिफरेंस कितने का है 3 का। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं कि ONC में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगाया जाता है। इसको मान लूंगा मैं समीकरण नंबर 2। अब बच्चों तीसरे स्टेप में हमें ONC बराबर करके समीकरणों को आपस में जोड़ना होता है। तो बच्चों समीकरण 1 में ONC 1 है और समीकरण 2 में ONC 3 है। तो 1 को 3 के इक्वल करने के लिए 1 में हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि समीकरण 1 में हम 3 का गुणा करें और उसको समीकरण 2 में जोड़ दें। क्या करना है, समीकरण 1 गुणित 3 प्लस समीकरण 2 से यानी कि 1 में हम 3 का गुणा करके उसे समीकरण 2 में जोड़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, बायां पक्ष देखें पहले, इसमें 3 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 3p, और समीकरण 2 में तो किसी का गुणा हो नहीं रहा है तो +p गिव्स। अब इधर देखो बच्चों, इसमें 3 का गुणा करना है तो 3H2PO2 - 3 का गुणा इसमें करना है और इसमें गुणा होगा नहीं किसी का, तो +PH3। तो बच्चों अब आपने देखा, हाँ थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको हम लिखेंगे 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4p हो जाएगा यहाँ पर। और इधर क्या है बच्चों 3H2PO2 - PH3। तो यहां तक बच्चों 3 स्टेप हो गए। पहला स्टेप HR लिखने पर, दूसरा स्टेप ONC नोट करने पर, तीसरा ONC बराबर करके समीकरणों को जोड़ने पर। अब बच्चों आते हैं स्टेप नंबर 4 पर, जो है AB करने पर, यानी कि एटम्स बैलेंसिंग करने पर। क्या है AB करने पर, यानी कि एटम्स की क्या करने पर बैलेंसिंग करने पर। समीकरण क्या है हमारा 4p गिव्स 3H2PO2 प्लस क्या है PH3। तो बच्चों एटम्स की बैलेंसिंग करने से पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणुओं को चेक करते हैं। अगर वो बराबर नहीं है यानी कि बैलेंस नहीं है तो पहले उनको बैलेंस करते हैं। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अतिरिक्त यहाँ फास्फोरस है, तो फास्फोरस इधर 4 है और 3 एकम 3 3 1 4, दोनों तरफ 4 4 हैं तो वो ऑलरेडी बैलेंस है। तो अब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ध्यान में रखेंगे कि अब क्रिया हो रही है हमारी क्षारीय माध्यम में। देखते हैं किस ओर कितने ऑक्सीजन परमाणु कम है या ज्यादा है। तो बच्चों देखो इधर कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं है, इधर कितने हैं 3 दूनी 6, यानी कि इधर 6 ऑक्सीजन परमाणु अधिक है, 6 ऑक्सीजन परमाणु अधिक हैं। और बेसिक मीडियम वाला जरा रूल याद करो, मैंने वहां पर आपको बता रखा है कि जिस ओर जितने ऑक्सीजन परमाणु अधिक होते हैं उस ओर उतने ही H2O अणु जोड़ते हैं। तो H2O अणु किधर जुड़ेंगे दाईं तरफ, कितने जुड़ेंगे 6, कितने जोड़ेंगे बच्चों 6, यानी कि +6 H2O। और दूसरी तरफ क्या करना है H2O अणुओं की संख्या से ठीक 2 गुने क्या जोड़ने हैं हमें OH-, क्या जोड़ने हैं OH-। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं 4p प्लस कितने OH-, 12OH-। ठीक, अब जरा देखो क्या H और O बैलेंस हो चुके हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, इधर H कितने हैं 3 दूनी 6, 6 3 9 और 6 दूनी 12, 12 9 21, और इधर H कितने हैं 12 हैं। ऑक्सीजन देखो 6 एकम 6 और 3 दूनी 6 6 6 12। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुके हैं लेकिन हाइड्रोजन नहीं बैलेंस हुए। इधर हाइड्रोजन 12 है और इधर हो गए 21, तो 12 में कितना जोड़ें कि 21 हो जाए 9 जोड़ें
कितना जोड़ें, 9 जोड़ें, 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, H प्लस जोड़ना पड़ेगा। कितने H प्लस जोड़ने पड़ेंगे, जितने H कम हैं। तो H इधर कितने कम हैं, 9 कम हैं। क्यों, क्योंकि इधर है 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 6 21। तो इधर हमें H प्लस और जोड़ने पड़ेंगे। कितने H प्लस जोड़ने हैं, 9 H प्लस जोड़ने हैं। किधर, बाईं तरफ। अब बच्चों ये आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना जाए कि H प्लस जोड़ दिया तो ये अम्लीय माध्यम में चला गया। अम्लीय माध्यम में अभी नहीं पहुंचा है, अभी हमारे पास OH माइनस है जो H प्लस से ज्यादा है। कितने हैं, 12 हैं, यानी कि क्षारीय माध्यम में है हमारा समीकरण। अब देखो एक चीज ध्यान रखो कि जब एक H प्लस से एक OH माइनस जुड़ता है तो जल का बनता है एक अणु। एक H प्लस से एक OH माइनस जुड़ता है तो जल का बनता है एक अणु। तो इसका अब हम यहाँ करने जा रहे हैं यूज। इसको अब आप ध्यान से समझें। देखो यहाँ हमारे पास क्या है, 4p, 4p लिखा मैंने। अब हमारे पास कितने H प्लस हैं, 9। तो हम लिखेंगे 9H प्लस। और यहाँ हमारे पास 12 OH माइनस है, 12 OH माइनस से 9 OH माइनस निकाल लेंगे। कितने निकाल लेंगे, 9। तो बचेंगे कितने OH माइनस, 3। 12 में 9 घटाओ, कितना बचेगा, 3। अब दाईं तरफ क्या है, दाईं तरफ जैसा जो है उसको वैसे ही लिख देंगे। 3H2PO2 माइनस प्लस PH3 और क्या है बच्चों, प्लस 6H2O। जैसा है वैसा लिख देंगे। अब बच्चों ध्यान दो, 9H प्लस में 9 OH माइनस जोड़ेंगे तो जल के कितने अणु बनेंगे, 9 अणु बनेंगे, 9H2O। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, 9 हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, H प्लस प्लस OH माइनस, और जो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। इट मीन्स यहां पर हम लिखेंगे 4p प्लस 9H2O। क्या लिखेंगे, 9H2O प्लस 3OH माइनस गिव्स क्या लिखेंगे, 3H2PO2 माइनस प्लस PH3 और प्लस प्लस 6H2O। अब अगले स्टेप में हम जाएंगे और H2O की संख्या क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इधर कितने H2O हैं, 9। इधर H2O कितने हैं, 6। इसको इधर लाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। अभी कैसा चिन्ह है, प्लस है, जब इसका पक्षांतर होगा तो निगेटिव हो जाएगा। यानी कि 6H2O को अगर हम इधर लाएं तो ये हो जाएगा -6H2O, और 9 से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 H2O बचेंगे इधर। तो इसका इधर करेंगे पक्षांतर, हमारे पास समीकरण जो आएगी वो क्या आएगी, 4p, ये इधर आके इससे घट जाएगा तो कितना रह जाएगा, 3H2O, और प्लस क्या है इधर, 3OH माइनस गिब्स। इधर क्या है, 3H2PO2 माइनस, और प्लस क्या है, PH3। अब आप इसको चेक कर लो, ये है हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण। थोड़े स्टेप यहाँ पर बढ़ गए हैं, बढ़ इसलिए गए क्योंकि हमें H और O को करना था बैलेंस। चेक कर लो बच्चों, फास्फोरस तो पहले से बैलेंस था, H और O को चेक करो। H 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 6 3 9, 3 दूनी 6, 6 3 9। ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन यहाँ, यानी टोटल 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। आवेश बैलेंस करो, आवेश चेक करो इसको, 3 एकम 3 यानी कि -3, 3 एकम 3 यानी कि -3। इट मींस ये हमारा क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण, जो कि संतुलित रासायनिक समीकरण है, जो कि संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इस तरह से बच्चों आप इस मेथड की यानी कि ऑक्सीकरण संख्याविद की प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए, और इसे सीखेंगे। बच्चों ध्यान रखेंगे कि इसमें जो मैंने प्रोसीजर बताया है ये 4 स्टेप ही इसके लिए पर्याप्त हैं। अब बच्चों एक लेक्चर वीडियो मैं आपके लिए और लाऊंगा जिसमें आपको एक ही रासायनिक समीकरण आयन इलेक्ट्रॉन विद से और ऑक्सीकरण संख्या विद से दोनों से बैलेंस करना, संतुलित करना सिखाऊंगा। तो बच्चों अभी आप इसका लो स्क्रीनशॉट और करो कॉपी में नोट। तो
तो बच्चों अब इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर बच्चों आपको आकस्मिक संख्या विद समझ में आई है तो लेक्चर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।